हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे एट्रोपी के बारे में, जो 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है और 10 मार्क के क्वेश्चन में भी ऐड अ शॉर्ट नोट ऑन एट्रोपी ऐसा पूछा जाता है। तो एट्रोपी क्या है? तो रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू विच वंस नॉर्मल। मतलब जो सेल कभी नॉर्मल हुआ करती थी उसकी साइज रिड्यूस होना मतलब एट्रोपी। तो किसी भी वजह से सेल की साइज़ कम होना मतलब एट्रोपी। तो उसके कॉजेज़ दो हैं। कौन से? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल हमें पता है, फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल फंक्शनिंग सीखते हैं और पैथोलॉजी में एबनॉर्मल। तो फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजिक एट्रोपी इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यूज विच कुड बी ड्यू टू द लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और फ्रॉम सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मतलब फिजियोलॉजिकल एट्रोपी में क्या होता है? तो सेल की साइज जो है रिड्यूस होती है, मतलब नॉर्मली ये होती है, फिजियोलॉजिकली होती है। और वो किस वजह से होती है? तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, मतलब स्टिमुलेशन लॉस होना एंडोक्राइन का, और सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले तो हमें दो कंसेप्ट है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और अर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो उनमें क्या फ़र्क रहता है? तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरी है उनकी वॉल थिक होना मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और अर्थेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जो हमारी आर्टरी है उसमें फैटी सब्सटेंस और फैटी टिश्यूज़ का एक्युमुलेशन होना मतलब अर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो यह क्या है? सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसकी वजह से क्या होता है? फिजियोलॉजिक एट्रोपी होने लगती है। तो एग्जाम्पल क्या है? एट्रोपी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विद द एज, एट्रोपी ऑफ थाइमस इन अडल्ट लाइफ, एट्रोपी ऑफ गोनाड आफ्टर मेनोपॉज एंड एट्रोपी ऑफ द ब्रेन विद द एजिंग। मतलब ये नॉर्मली हमारे अंदर पाया जाता है। मतलब जैसे जैसे एजिंग होने लगेगी वैसे वैसे लिम्फोइड टिश्यू की एट्रोपी होने लगती है विद द एज। देन थाइमस ग्लैंड जो है वो भी उसकी भी साइज़ कम होने लगती है, उसके टिश्यूज़ की साइज़ कम होने लगते हैं इन अडल्ट लाइफ। देन गोनैड्स आफ्टर मेनोपॉज वो भी एट्रोपाइज होने लगते हैं, और ब्रेन विद द एजिंग। देन ऑस्टियोपोरोसिस विद द रिडक्शन इन द साइज ऑफ बोनी ट्रैबेक्युले ड्यू टू द एजिंग। मतलब क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होना विथ रिडक्शन इन द साइज ऑफ बोनी ट्रैबेक्युले ड्यू टू द एजिंग जैसे जैसे होने लगती है वैसे वैसे बोन की भी साइज डिक्रीज होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो हम देखेंगे पैथोलॉजिक एट्रोपी। तो पैथोलॉजिक एट्रोपी के 8 टाइप है। तो वो 8 टाइप हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहले है स्टार्वेशन एट्रोपी। जब स्टार्वेशन होने लगता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डिप्लीशन होने लगता है, देन फैट जो स्टोर की है उसका डिप्लीशन होने लगता है, एंड देन प्रोटीन कैटाबोलाइज होने लगते हैं। जब स्टार्वेशन होता है तो पहले क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का डिप्लीशन हुआ, देन फैट का डिप्लीशन हुआ, और देन प्रोटीन कैटाबोलिज्म होना शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे ये सब प्रोसेस स्टार्वेशन में होती जाएगी तब हमें वीकनेस, इमेसिएशन और एनीमिया दिखाई देता है। तो इमेसिएशन का मतलब क्या है? तो एक्सट्रीम वीकनेस होना, क्षीणता होना मतलब इमेसिएशन, और एनीमिया तो हमें पता ही है। तो ये सब जो ये जो कंडीशन है उसे हम रेफर करते हैं कैथेक्जिया। कैथेक्जिया मतलब क्या? तो एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत कमज़ोर होना मतलब कैथेक्जिया सीन इन कैंसर एंड सेवरल इल पेशेंट। और कैथेक्जिया किन लोगों में पाया जाता है? जिन्हें कैंसर हुआ है और जो इल पेशेंट है उनमें कैथेक्जिया पाया जाता है। अब सेकेंड, इस्चेमिक एट्रोपी। इस्चेमिक एट्रोपी हमें पता है, इस्चेमिया मतलब क्या? तो इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। जब डिमिनिशन ऑफ द ब्लड सप्लाई होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द अर्थेरोस्क्लेरोसिस। हमें अभी अभी पढ़ा कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और अर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या डिफरेंस है। तो अर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या था? तो जो आर्टरी है उसमें फैटी टिश्यूज़ का डिपोजिशन होना मतलब अर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो जब डिमिनिशन होता है ब्लड सप्लाई का ऑर्गन के लिए तब क्या होता है? वो ऑर्गन जो है जिसका ब्लड सप्लाई कम हुआ है वो ऑर्गन श्रिंकेज होने लगता है, और वो ऑर्गन क्या हुआ? श्रिंकेज हुआ।
तो उसकी वजह से क्या होती है, एट्रोपी होती है, उसे कहते हैं इस्चेमिक एट्रोपी। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एट्रोपी ऑफ अ ब्रेन इन सेरेब्रल अर्थरोस्क्लेरोसिस। जब जो सर्कल ऑफ विलिस है, हमें पता है सर्कल ऑफ विलिस हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, उसमें जब अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, उसके आर्टरीज में जब फैटी टिश्यूज एक्यूमुलेट होती है, तब जो सेरेब्रल अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है तब ब्रेन की एट्रोपी होने लगती है। और दूसरा एग्जाम्पल है एट्रोफी ऑफ किडनी इन अर्थरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी। सेम, जब रीनल आर्टरी में जब फैटी टिश्यूज आने लगती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने लगता है किडनी को और किडनी के एट्रोपी होने लगती है। ये है एग्जाम्पल इस्चेमिक एट्रोपी के। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप ऑफ द एट्रोपी। तो तीसरा टाइप क्या है, डिसयूज एट्रोपी। डिसयूज होना मतलब क्या, जब हम प्रोलॉन्ग फंक्शनल डिसयूज और प्रोलॉन्ग डिमिनिश्ड फंक्शनल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद डिसयूज एट्रोपी ऑफ द ऑर्गन। मतलब हम किसी भी ऑर्गन का ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं करते, तब वो ऑर्गन क्या होता है, डिसयूज होता है और उसकी वजह से उस ऑर्गन का एट्रोपी होना शुरू होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, वर्स्टिंग ऑफ अ मसल ऑफ अ लिम्ब इमोबिलाइज्ड इन द प्लास्टर कास्ट। मतलब क्या, तो वर्स्टिंग होना मतलब बेकार होना, मसल्स बेकार हो जाती है। कब, जब हम उसे मोबिलाइज नहीं करते। जब प्लास्टर किया जाता है तब हम इमोबिलाइज रखते हैं। हमारे सपोज हाथ को हमने प्लास्टर किया है तो वो हाथ हम हिलाते नहीं हैं, वो ज़्यादा देर के लिए रखा तो क्या होता है, हाथ के मसल्स का वास्टिंग होना मतलब बेकार होना, कमज़ोर होना मसल्स का शुरू हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिसयूज एट्रोपी। और दूसरा एग्जांपल क्या है, एट्रोपी ऑफ पैनक्रियाज इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट। जब हमारा जो पैनक्रियाज है इसकी जो माइनर और मेजर जो डक्ट्स है उनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैनक्रियाज की एट्रोपी होने लगती है, उसे भी क्या कहते हैं, डिसयूज एट्रोपी। और चौथा टाइप कौन सा है, तो न्यूरोपैथिक एट्रोपी। तो इसके नाम में है न्यूरो मतलब नर्व के बारे में जो भी होगा, जो भी इंटरप्शन होगा उससे होने वाले एट्रोपी को क्या कहते हैं, न्यूरोपैथिक एट्रोपी। तो इंटरप्शन ऑफ द नर्व सप्लाई, इंटरप्शन का मीनिंग क्या है, तो किसी भी चीज़ में बाधा डालना मतलब इंटरप्शन। तो नर्व सप्लाई में जब बाधा डाली जाती है तो वो क्या करता है, वर्स्टिंग ऑफ मसल्स करता है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, पोलियोमाइलिटिस, मोटर नर्व डिसीजेस एंड नर्व सेक्शन। अब पांचवा टाइप क्या है, एंडोक्राइन एट्रोपी। तो जब लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है तब एंडोक्राइन एट्रोपी रिजल्ट आती है। तो उसके दो एग्जाम्पल्स है, हाइपरपिट्यूटरिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है, तो एट्रोपी ऑफ थायराइड, एड्रेनल एंड गोनैड्स होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एट्रोपी ऑफ स्किन एंड इट्स एडजेक्नल स्ट्रक्चर्स। एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स म्हणजे क्या, तो स्किन के आसपास जो स्ट्रक्चर है उसकी भी एट्रोपी शुरू होती है, किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब सिक्स्थ टाइप है वो है प्रेशर एट्रोपी। प्रेशर एट्रोपी मतलब क्या, तो प्रोलॉन्ग प्रेशर फ्रॉम ट्यूमर, सिस्ट एंड एनोरिज्म कॉजेज कंप्रेशन एंड एट्रोपी ऑफ द टिश्यू। मतलब सपोज टिश्यू है, उसके ऊपर ट्यूमर्स की वजह से प्रेशर आ रहा है, तो इस टिश्यू का क्या होता है, कंप्रेशन होता है और इसकी क्या होती है, साइज़ डिक्रीज होती है। तो क्या होता है, उसकी साइज़ डिक्रीज होने की वजह से उसकी एट्रोपी होती है। तो एक किन वजह से होता है, ट्यूमर, सिस्ट और एनोरिज्म की वजह से प्रेशर डाला जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, एट्रोपी ऑफ द टिश्यू। उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एरोजन ऑफ स्टर्नम बाय एनोरिज्म ऑफ द आर्च ऑफ अरोटा। जो हमारी आर्च ऑफ अरोटा है उसका जो एनोरिज्म होता है, एनोरिज्म का मतलब क्या, तो इसका डायलेटेशन होता है, मतलब ये स्वेलिंग कर जाती है और इसके स्वेलिंग की वजह से जो पीछे हमारा स्टर्नम है उसके ऊपर उसका क्या होने लगता है, इरोजन होने लगता है। तो इरोजन ऑफ स्टर्नम बाय एनोरिज्म ऑफ द आर्च ऑफ अरोटा। और इरोजन ऑफ स्कल बाय मेनिंजियोमा अराइज फ्रॉम द पिया अरेक्नॉइड। ये हुआ एनोरिज्म का एग्जाम्पल क्या है, इरोजन ऑफ स्टर्नम बाय एनोरिज्म
of arch of aorta, erosion of skull by meningioma arise from pia arachnoid and erosion of spine by tumor in the nerve tissue। मतलब जो स्पाइन है उसके ऊपर किसका प्रेशर है, ट्यूमर का प्रेशर है। इसकी वजह से ट्यूमर किसका है, नर्व रूट का ट्यूमर जो है उसकी वजह से इरोजन हो रहा है स्पाइन का। देन इरोजन ऑफ स्कल किसकी वजह से हो रहा है, मेनिंजियोमा मतलब सिस्ट की वजह से। ए ट्यूमर का एग्जाम्पल है, ए सिस्ट का एग्जाम्पल है, ए एनोरिज्म का। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हुए ट्यूमर, सिस्ट और एनोरिज्म के। समझ आया प्रेशर एट्रोफी। अब 7वां टाइप है डेवलपमेंटल एट्रोफी। तो हमें पता है क्रिप्टोचिडिज्म क्या है। तो क्रिप्टोचिडिज्म ऐसा डिसीज़ है जिसमें जो टेस्टिस है वो इनकम्प्लीटली स्क्रोटम सैक में आती है। मतलब क्रिप्टोचिडिज्म टेस्टिस क्या है, तो इनकम्प्लीट डिसेंड ऑफ द टेस्टिस। तो इसके वजह से जो वो प्रॉपरली स्क्रोटम सैक में नहीं आती, उसकी वजह से टेस्टिस का क्या होने लगता है, एट्रोफी होने लगती है। तो डेवलपमेंट के टाइम पे जो ये इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है उसकी वजह से टेस्टिस की एट्रोफी होती है, उसे कहते हैं डेवलपमेंटल एट्रोफी। और इडियोपैथिक एट्रोफी हमें पता है, इडियोपैथिक का मीनिंग क्या है, तो नो ऑब्वियस कॉज, मतलब जिसका अननोन कॉज है उसे इडियोपैथिक एट्रोफी कहती है। तो मायोपैथी जो मसल्स के डिसीजेस है उसके हमें प्रॉपर कॉज पता ही नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, इडियोपैथिक एट्रोफी। तो ये 8 हमने एट्रोफी के टाइप्स देखे। तो पहला इस्चेमिक एट्रोफी, दूसरा स्टार्वेशन एट्रोफी भी देखा, तीसरा डिसयूज एट्रोफी, न्यूरोपैथिक एट्रोफी, एंडोक्राइन एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी, डेवलपमेंटल एट्रोफी एंड इडियोपैथिक एट्रोफी। ऐसे हमने एट्रोफी के 8 टाइप्स देखे। अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस रहते हैं जब किसी सेल को एट्रोफी होती है। तो मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है एट्रोफी के, तो जिस भी ऑर्गन के सेल्स को एट्रोफी हुई है, मतलब जिस भी ऑर्गन के सेल्स एट्रोपाइज होने लगे हैं, मतलब वो उनकी साइज़ रिड्यूस करने लगे हैं, तो वो जो ऑर्गन है वो कैसे दिखाई देगा, स्मॉल, और कभी कभी ऑफन श्रंकन भी होने लगता है। और जो सेल है जिसमें एट्रोफी होने शुरू हुई है वो सेल स्मॉलर इन साइज, बट वो सेल डेड नहीं होती, उसकी साइज़ कम होगी, मतलब वो डेड हुई ऐसा नहीं, तो उसकी साइज़ डिक्रीज रहती है, बट वो सेल जिंदा होती है, नॉट अ डेड सेल। तो जो सेल है उसकी साइज़ कम क्यों होने लगती है, तो सेल की साइज़ कम होती है ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ सेल साइज, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज। जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनकी साइज़ भी कम होने लगती है, उसकी वजह से सेल की साइज़ कम होने लगती है। तो सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं जो खुद की साइज़ रिड्यूस करते हैं, तो चिपली, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफिलामेंट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंक्रीज नंबर ऑफ एटोफेजिक वैक्यूल्स कंटेन सेल डेब्रीज। जब सेल खुद की साइज़ कम करने लगती है तो वहाँ एटोफेजिक जो वैक्यूल्स है उनका नंबर इंक्रीज होने लगता है, जो क्या करता है, कंटेन करता है सेल डेब्रीज को। और जब एटोफेजिक वैक्यूल्स ज़्यादा देर के लिए परसिस्ट रहते हैं तो उन्हें हम रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडीज़। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, लिपोफ्यूजिन पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स इन द इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिकुलर एट्रोफी, थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड हलाइनेशन। मतलब टेस्टिकुलर एट्रोफी हमने कहाँ देखा, डेवलपमेंटल एट्रोफी के अंदर देखा। वहाँ क्या होता है, लिपोफ्यूजिन पिगमेंट हमें दिखाई देता है इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर। तो वो क्या कहता है, थिकन करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और हलाइनेशन वो क्या है, रेसिडुअल बॉडीज़ का एग्जाम्पल है। तो अब मोलिकुलर पैथोजेनेसिस। मोलिकुलर पैथोजेनेसिस में क्या है, तो एट्रोफी लीड्स टू दी सेलुलर प्रोटीन पाथवे। सेलुलर प्रोटीन पाथवे क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, सेलुलर प्रोटीन पाथवे में इम्बैलेंस होता है। एट्रोफी लीड्स टू दी इम्बैलेंस इन सेलुलर प्रोटीन पाथवे। तो दो पाथवे है जो सेलुलर प्रोटीन पाथवे को इम्बैलेंस करते हैं। तो कौन सा, रिड्यूस्ड सेलुलर प्रोटीन और इंक्रीज्ड सेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ अ प्रोटीन। मतलब एक तो क्या है, सेलुलर प्रोटीन का जो बनाना है वही कम किया जाता है, और जो सेलुलर प्रोटीन है उनका डिग्रेडेशन होना वो इंक्रीज़ किया जाता है।
मतलब रिड्यूस्ड सेलुलर प्रोटीन ड्यू टू द डिफिशिएंट ऑफ सप्लाई नरिशमेंट टू दिस सेल। मतलब जो स्टारवेशन एट्रोपी हमने देखी, जिसमें लास्ट पॉइंट था कि प्रोटीन कैटाबोलाइज होने लगते हैं, वहाँ डिफिशिएंट सप्लाई होता है नरिशमेंट का सेल को, तो क्या होता है, रिड्यूस्ड सेलुलर प्रोटीन होता है। और इंक्रीज्ड सेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ अ प्रोटीन, जब इंक्रीज होता है, डिग्रेडेशन करना शुरू करती है, जो सेल एट्रोपाइज होने लगती है, जो सेल्स अपनी खुद की साइज़ कम करना चाहती है, वो सेल खुद के जो भी प्रोटीन्स है वो क्या कर रही है, डिग्रेड करना शुरू करती है और इंक्रीज करती है डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। तो ऑकर्स फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विनाइन लिपेज। यूबिक्विनाइन लिपेज क्या है, तो हमने पहले पढ़ा था कि यूबिक्विनाइन क्या होता है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब सेल स्ट्रेस में आते हैं तो यूबिक्विनाइन क्या करता है, सेलुलर प्रोटीन्स को अटैच होता है और उस सेलुलर प्रोटीन्स को डिग्रेडेशन करता है प्रोटियोजोम्स के अंदर। मतलब जो भी यूबिक्विनाइन है वो क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है सेल का। जब भी सेल स्ट्रेस में रहेगी तब ये यूबिक्विनाइन लिगेज क्या करता है, जो भी सेल प्रोटीन है उनमें अटैच होके उन प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन करना शुरू करता है। ये क्या हुए, मोलिकुलर पैथोजेनेसिस हुआ एट्रोपी का। तो इसी तरह से हमने एट्रोपी 5 मार्क के लिए पढ़ी। तो क्या क्या पढ़ा पहले, तो एट्रोपी की डेफिनेशन देखी, फिर उसके कॉजेज़ देखे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। देन हमने क्या पढ़ा कि उसके टाइप्स देखे, स्टारवेशन एट्रोपी में पहले क्या देखा, तो पहले डिप्लीशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, देन फैट का, और देन प्रोटीन कैटाबोलिज्म होता है, उसकी वजह से वीकनेस एंड इमेसिएशन होता है। देन उसे ही हम कैथेक्सिया कहते हैं। इस्चेमिक एट्रोपी का किसकी वजह से होती है, अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। तो अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हुआ, जो भी ऑर्गन है उसे ब्लड सप्लाई कम हुआ, तो वो ऑर्गन क्या करने लगता है, श्रिंकेज होने लगता है, और श्रिंकेज की वजह से वो ऑर्गन एट्रोपाइज होता है। तो एट्रोपी ऑफ ब्रेन और एट्रोपी ऑफ किडनी इसके एग्जाम्पल्स थे। देन हमने तीसरा टाइप देखा, डिसयूज़, मतलब किसी भी ऑर्गन का हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ ही नहीं करते तो वो ऑर्गन क्या होने लगता है, एट्रोपाइज होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, डिसयूज एट्रोपी। देन हमने न्यूरोपैथिक एट्रोपी देखा, उसमें क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ द नर्व सप्लाई, वो क्या करता है, वॉस्टिंग ऑफ द मसल, मतलब मसल्स का जो काम है वो बिगाड़ देता है। और एंडोक्राइन एट्रोपी क्या है, तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, उसमें हम हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म देखा। जब पिट्यूटरिज्म के सिक्रेशन लेस होता है उसकी वजह से थायराइड और एड्रेनल एंड गोनैड्स का एट्रोपी होने लगता है, और जब थायराइड का सिक्रेशन कम होने लगता है तब वो एट्रोपी करता है, किसका, स्किन और उसके एडनेक्सियल स्ट्रक्चर से उसका। देन प्रेशर एट्रोपी हमने देखा कि कोई भी ट्यूमर हो, सिस्ट हो, एनोरिज्म हो, वो स्ट्रक्चर्स पे क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिस वजह से वो स्ट्रक्चर एट्रोपाइज होने लगता है। तो उसका हमने एग्जाम्पल्स देखा, एरोजन ऑफ स्टर्नम ड्यू टू दी एनोरिज्म ऑफ आर्च ऑफ अरोटा। एनोरिज्म में क्या बताया, डायलेटेशन ऑफ दी आर्च ऑफ अरोटा। देन इरोजन ऑफ स्कल ड्यू टू दी मेनिंजियोमा। देन इरोजन ऑफ स्पाइन देखा। डेवलपमेंटल एट्रोपी में क्रिप्टोचिडिज्म टेस्टिस देखा, और देन एडियोपैथिक में मायोपैथिस देखा। देन हमने उसके 2 फीचर्स देखे, मार्फोलॉजिकल फीचर्स और मोलिकुलर पैथोजेनेसिस। तो मार्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या हुआ, ऑर्गन स्मॉल होता है और श्रंक होता है। देन सेल स्मॉल इन साइज होती है और बट तो वो डेड नहीं होती। और देन हमने देखा कि एटोफेजिक वैक्यूल्स बनाती है सेल खुद में, जो कि कंटेन करता है सेल डेब्रिस, और सेल खुद के ऑर्गेनेल्स की भी साइज रिड्यूस करती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफिलामेंट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन वो रेसिडुअल बॉडीज फॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ एटोफेजिक वैक्यूल्स। उसका एग्जाम्पल देखा, लिपोफ्यूजिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, कहाँ, टेस्टिकुलर एट्रोपी में। और ये टेस्टिकुलर एट्रोपी किसका एग्जाम्पल है, डेवलपमेंटल एट्रोपी का। देन हमने देखा मोलिकुलर पैथोजेनेसिस, उसमें एट्रोपी क्या करती है, तो सेलुलर प्रोटीन का इम्बैलेंस करती है, और सेलुलर प्रोटीन जैसे ही कम होंगे
मतलब 2 पाथवे से कमी होंगे, एक रिड्यूस्ड सेलुलर प्रोटीन और देन इंक्रीज्ड सेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। तो सेल खुद के जो सेलुलर प्रोटीन्स है वो कैसे कम होते हैं, तो ड्यू टू द डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ नरिशमेंट टू द सेल। मतलब हमने जैसे कि स्टार्वेशन एट्रोपी में देखा था कि सेल को नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल पाई तो सेल खुद की प्रोटीन कैटाबोलाइज करने शुरू करती है और एट्रोपाइज होनी शुरू होती है। और देन इंक्रीज सेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब जब सेल खुद के सेलुलर प्रोटीन्स कम करने शुरू करती है विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिन लिगेज। यूबिक्विटिन क्या है, तो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस प्रोटीन है जो कि सेलुलर प्रोटीन्स को अटैच होता है और उस सेलुलर प्रोटीन को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो उसकी ये सब कहा होता है प्रोटियोसोम्स में होता है। तो यहाँ हमारा एट्रोपी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये एट्रोपी के नोट्स में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो माय टेलीग्राम चैनल फॉर माय नोट्स।